नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास और यमए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास, जो कि है मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्लास है वो पर डे हो रही है। पर डे के बेसिस पे मैं आप सभी के लिए क्लास प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से मैं पर डे आप सभी के लिए जो क्लास है वो लेकर आता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पहला क्लास हुआ था उसमें हमने 16 महाजनपद को देखा था, और उसके बाद जो सेकेंड क्लास हुआ था उसमें हमने मगध और हर्यक वंश के बारे में देखा था, हर्यक वंश के बारे में देखा था। और जो हमारा सेकंड क्लास हुआ यानी जो हमारा थर्ड क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में देखा था। अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो अगला हमारा पॉइंट है वह है भारत पे विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, यानी भारत पर विदेशी आक्रमण। अब हम देखेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनमें सबसे पहले ईरानियों का हाथ है। तो हम पहले जान लेते हैं कि ईरानियों ने भारत पे आक्रमण करने की जो प्रारूप था वो किस प्रकार से उन्होंने आक्रमण किया भारत पे। हालांकि ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक जो कड़ी है उसे देखते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमारे जो प्रिपरेशन है उसमें कोई भी कमी ना हो, ताकि हम अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें यूनानी शासकों के बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारा अगला पॉइंट है वो सिकंदर के ऊपर है, यूनानी आक्रमणकारियों के ऊपर है। लेकिन हम थोड़ा सा ईरानी आक्रमणकारी यानी दो पॉइंट जो है वो आगे से देख लेते हैं ताकि हमारी जो पेपर है उसके दृष्टि से हमारा जो प्रिपरेशन है वो सही ठीक तरीके से हो पाए। तो हम देखेंगे कि जो ईरानी आक्रमण है इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमें प्रमाण के तौर पे जो हमें मिलता है उसमें देखेंगे कि हेरोडोटस और प्लिनी की और स्ट्रैबो नामक एक विद्वान है, इन सभी की जो रूपरेखा है वो इनके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। हमें पता चलता है, इनके माध्यम से हमें पता चलता है, इनकी लेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि पहले जो भारत में आक्रमणकारी थे वो ईरानी थे, उसके बाद यूनानी आए हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि जो भारत पे जो प्रथम आक्रमण हुआ है विदेशियों का वो ईरानी के माध्यम से हुआ है, यानी ईरानी प्रथम आक्रमण सॉरी भारत में जो प्रथम आक्रमण हुआ है वो ईरानियों ने किया है। भारत पर प्रथम आक्रमण विदेशी ईरानियों ने किया है। तो इस विकल्प पे हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से हम जो अपनी प्रिपरेशन होगी उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईरानी आक्रमण है, ईरानी आक्रमणकारी हैं वो किस प्रकार से भारत पे आक्रमण करते हैं। उस समय जो भारत की भौगोलिक स्थिति वो किस प्रकार से थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आक्रमणकारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है किसी भी राज्य की तरफ उनका जो लालच होता है, जो मुद्राओं के लालच हो या वहाँ के जो संसाधनों का लालच हो। उन्हें पता है कि जो ईरान था वहाँ पे हमें पता है कि जो ईरान था वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे खेती जो थी वो उच्च स्तर की नहीं थी, यानी जो कृषि व्यवस्था था वो उच्च स्तर का नहीं था। वहाँ पे जो सभ्यता थी वो काफ़ी निम्न वर्ग के लोगों के साथ होती थी, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना जीवन यापन था वह मांस मच्छियों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनका सबसे पहला है कि भारत में धन की जो आपूर्ति थी वो अच्छे से हो जाती थी, यानी आप समझ सकते हैं कि कृषि के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से और वाणिज्य के माध्यम से जो होता था, यहाँ भारत में हमें सर्वोच्च देखने को मिलता है। उस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत में समृद्धि का होना आक्रमणकारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। जो आक्रमणकारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भारत पे आक्रमण हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे कारण बने, ऐसी यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी,
इस कारण से। और जो हमें सबसे मेजर पॉइंट देखने को मिलता है कि भारत में एकता का बहुत अभाव था। यानी आप देखेंगे कि भारत में छोटे छोटे राज्य जो थे वह विद्यमान थे और इनमें कोई एक ऐसी सत्ता नहीं थी जो इन सभी राज्यों को अपने अपने अंदर एकत्र करके और एक चक्र राज कर सके, एक छत्र राज कर सके। उस प्रकार से हम देखेंगे कि आक्रमणकारी जो आते हैं वो इन छोटे छोटे राज्यों को परास्त करके उन्हें अपने उनके जो राज्य की राजधानी है उनको अपने राज्य में हस्तांतरित कर लिया करते। उस प्रकार से हम देखेंगे कि पश्चिम उत्तर भारत, यानी आप देखेंगे कि जो पश्चिम उत्तर भारत है, खैबर के दर्रे का जो इलाका है वो आप देखेंगे गांधार हो गया और तक्षशिला का जो इलाका है, आधुनिक काबुल और जो अफगानिस्तान का इलाका है, वो अक्सर किसी न किसी बाहरी जो आक्रमणकारी रहे हैं उनके संरक्षण में हमेशा आप देखेंगे कि कभी भारत के जो शासक हैं, जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन सभी को परास्त करके इस राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। उससे पहले हम देखेंगे तो हमें जो टूटी फूटी जानकारियां देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत के जो पश्चिम उत्तर भाग रहे हैं वो हमेशा ही विदेशियों के ही प्रभाव में हमें देखने को मिले हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आधुनिक भारत है उसमें तो विदेशियों का कुछ हस्तक्षेप हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो प्राचीन काल का भारत था, यानी जो अखंड भारत कहा जा सकता है, उसमें हमें काफी जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उस माध्यम से हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहले भारत पे आक्रमण हुआ है, सबसे पहले भारत पे विदेशी आक्रमण हुआ है वह विदेशियों ने किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पर आक्रमण ईरानियों ने किया है। अब हमें जो है वो पता कैसे चलता है कि ईरानियों ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया है, तो उस दृष्टि से हम देखेंगे कि हेरोडोटस का एक इतिहासकार है, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। उसमें उन्होंने वर्णन दिया है कि सबसे पहले भारत पे ईरानी शासक जो साइरस क्रूप थे, बता दो पहले तो मैं इनके जो पहले एक आपको साइरस क्रूप के जो वंश हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा जो है वो एक परिचय दे देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो साइरस हैं, साइरस या क्रूस यह भारत पे आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी हैं, इनको बता दूं। और इनकी जो मतलब आप देखेंगे इनका जो साम्राज्य है वो हखामनी साम्राज्य है, यानी जो इनका साम्राज्य है वह हखामनी है। हखामनी है और जो इनका राजधानी है, जो हमको राजधानी इनकी देखने को मिलती है वो पोलबियस हमें देखने को मिलती है, जो कि ईरान में इराक के शासकों का जो राजधानी थी वो हखामनी थी। उसके बाद जो साइरस कुरूप थे इनका जो साम्राज्य था उसका नाम था हखामनी साम्राज्य और जो इनकी राजधानी थी वो पोलबियस थी। और देखेंगे कि जो हखामनी साम्राज्य है इसे हखामनीस ने स्थापित किया था। इस कारण इसका नाम हखामनी पड़ता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हखामनी साम्राज्य है इसे हखामनीस नामक एक शासक थे, इनके जो पहले शासक थे उन्होंने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका नाम हखामनीस था। इस कारण से इस साम्राज्य का जो नाम पड़ता है वो हखामनी है। उस प्रकार से हम देखेंगे जो साइरस ग्रुप है इसने भारत पे आक्रमण किया है और ये आक्रमण जो है वो असफल रहा है। साइरस क्रूस द्वारा जो आक्रमण किया गया है वो असफल रहा है। अब देखेंगे कि जो हमें हेरोडोटस के जो लेख हैं, हेरोडोटस के बारे में पहले देखते हैं।
हेरोडोटस के अनुसार हम देखेंगे कि हमें ये उल्लेख देखने को मिलता है कि भारत के कुछ जो गांधार गांधार पे भारत के गांधार राज्य पर इनका साम्राज्य यहाँ तक स्थापित था। भारत के गांधार राज्य पर साइरस ग्रुप ने शासन किया था। अब देखेंगे कि हेरोडोटस ने तो ये कहा है कि जो साइरस कुरुप थे उन्होंने गांधार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था, लेकिन स्ट्रैबो के अनुसार देखते हैं हम स्ट्रैबो के अनुसार हम देखते हैं कि स्ट्रैबो कहता है कि जो काबुल थी, काबुल से जो साइरस कुरुप था, वह महज 7 लोगों के साथ अपनी पूरी सेना को लेकर आया था। लेकिन भारत से जब वो युद्ध करता है या युद्ध लड़ता है तो उसमें उसकी समस्त जो सेना थी वो समाप्त हो जाती है और केवल 7 लोगों के साथ यह वापस जा पाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लिनी की एक लेख हमें मिलती है देखने को। प्लिनी की लेख मिलती है कि जो इस युद्ध में जो उसे चोट यानी कि जो घाव आए थे उसी से ही उसकी मृत्यु होती है। यानी कि भारतीयों से युद्ध के दौरान घाव लगने के कारण ही साइरस क्रूस की मृत्यु होती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो साइरस ग्रुप थे इनके बारे में जो हमें वर्णन देखने को मिलता है वो हेरोडोटस, स्ट्रैबो, प्लिनी और एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम शायद मुझे नहीं याद आ रहा, नहीं तो मैं उनके बारे में आपको बताता है। स्ट्रैबो, प्लिनी और एक और है प्लूटार्क होंगे शायद, एरियन है, सॉरी माफ कीजिएगा, एरियन है। उनका भी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि जो साइरस ग्रुप ने भारत पे आक्रमण किया था वो अफगानिस्तान से ही वापस लौट गए थे। यानी कि उन्होंने अपना जो भारत विजय का जो स्वप्न था उसे छोड़ दिया था, यानी उसे वहीं पे समाप्त कर दिया था, क्योंकि उन्हें भारतीयों से जो हार का सामना करना पड़ा था, इस कारण से वो भारत से वापस चले गए थे। तो ये थे साइरस ग्रुप के बारे में जो हमारी बात थी, वो हमने देखा। जो पहले ईरानी आक्रमणकारी हैं साइरस ग्रुप, उनके बारे में जो था वर्णन मैंने आपको दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि दारा प्रथम, उसके बाद हम देखेंगे डेरियस या दारा प्रथम, डेरियस या दारा प्रथम। किसी भी अगर नाम के आगे आपको प्रथम, द्वितीय या तृतीय लगे तो आप समझ जाइएगा कि जो मतलब इस नाम के और भी शासक आगे हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए उनके नाम के आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे लगाया जाता है ताकि उनके नाम का जो ठीक पहचान है वो किया जा सके कि यही व्यक्ति वो थे।
और आप समझ सकते हैं कि जो दारा प्रथम लिखा गया है इसका मतलब ये है कि आगे भी हमें दारा द्वितीय या तृतीय नामक एक शासक देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, आप एक अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि जो दारा प्रथम नामक शासक थे, इनका जो शासन काल था, इनका जो शासन काल था, मैं टाइम पीरियड लिख देता हूँ, वो आपको 530 ईसा पूर्व से ये लगभग मान के चलिएगा, क्योंकि जो हमें तथ्य मिले हैं वो ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। कहीं आपको 534 मिल जाएगा, कहीं पे आपको 583 मिल जाएगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा ईसा पूर्व। लगभग आप मान के चलिए कि आपको अगर ईसा पूर्व में जाना है तो लगभग आपकी जो डेट टाइम होंगे या जो आपकी वर्ष होंगी वो लगभग थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। इस बात को आप ज़्यादा जोर ना डालिएगा, क्योंकि आप जब ईस्वी में पहुंचते हैं तब आपके जो डेट और टाइम है वो उनकी मायने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल की जो परीक्षा पूछे जाते हैं उसमें ईसा पूर्व से कोई भी डेट तारीख ना पूछी जाती है। और जैसे कि मान लीजिए आपसे कुछ पूछा गया, जैसे कलिंग विजय के बारे में पूछा जाएगा, अशोक के बारे में पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि आपकी जो टाइम है वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, या संवत के बारे में आपसे पूछा जाए तो हो सकते हैं कि आपकी जो टाइम हो वो एकदम कंफर्म होना चाहिए। और जो ईसा पूर्व में है इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं बनता है, ये मैं आपके समझ के लिए बता रहा हूँ। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो 483 ईसा पूर्व, 83 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आप सभी को बता दिया कि जो पहले आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत में जब आक्रमण किया था तो वो असफल रहे, यानी कि उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकंड आक्रमणकारी यानी दूसरे जो आक्रमणकारी हैं वह भारत में आक्रमण करते हैं और इनको सफलता मिलती है। इनको सफलता मिलती है, इस बात का वर्णन हेरोडोटस अपनी जो पुस्तक है उसमें करते हैं। और इनके जो यानी कि जो दारा प्रथम के जो सेनापति थे स्काईलैक्स, वो भी अपने लेख में इस बात की पुष्टि कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रमाण हमें जो है वो मिल जाते हैं। तो हम इस बात को मानते हैं कि भारत में जो द्वितीय आक्रमणकारी या जो प्रथम सफल, ऐसा कह सकते हैं, जो प्रथम आक्रमणकारी थे ये तो असफल रहे, लेकिन जो सेकंड आक्रमणकारी है इन्हें सफलता देखने को मिलती है। तो इनकी जो पुष्टि होती है वह हेरोडोटस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेरोडोटस और स्काईलैक्स, ये दो इतिहासकार हैं प्राचीन काल के, जिनकी लेख से हमें ये ज्ञात होता है कि यह भारत पर आक्रमण किए थे और यहाँ पे विजय प्राप्त हुए थे। हेरोडोटस का जो लेख है वो यह है कि भारत दारा प्रथम का विश्वा प्रांत था। आपको दिख रहा है, विश्वा प्रांत था। मैं इनको अभी आपको अलग समझाऊंगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रांत था और इससे और भारत से दारा प्रथम को 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी प्रति वर्ष होती थी। और जो हेरोडोटस का जो दूसरा लेख है, यानी कि जो हेरोडोटस इनके बारे में जो दूसरा लेख हमको देखने को मिलता है वो ये है कि दारा प्रथम के, यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत दारा प्रथम का सबसे समृद्ध राज्य था, सबसे समृद्ध प्रांत था। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है तो उस समय इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, ये दक्षिण पूर्व कुछ
पश्चिम उत्तर भारत के कुछ जैसे इलाके थे, वही दारा प्रथम के अंतर्गत आते थे। जैसे कि आप समझ लीजिए काबुल और गांधार, काबुल और कुछ तक्षशिला के आसपास के, जैसे आप देखेंगे कि जो सिंधु झेलम के तराई क्षेत्र या कुछ इलाके हैं, वही दारा प्रथम के अंतर्गत आते थे। बाकी के पूरे भारत पर अभी हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश और बाकी के वंशजों का जो इनसे पहले के वंशज हमें देखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं कि हमें जो पुराणों के अनुसार हमें वंश देखने को मिलते हैं, बृहदत्त वंश, जिसके संस्थापक बृहदत्त थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनके अनुसार ही हम देखेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत दारा प्रथम की सबसे समृद्ध प्रांत था, यानी कि उनको 360 टैलेंट मुद्रा जो थी वो भारत से मिलती थी। और ऐसा जो लेख है वो हमें हेरोडोटस के द्वारा देखने को मिलता है। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता माना जाते हैं, पिता या जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनको कह सकते हैं कि इनको सिसरो ने इतिहास का पिता कहा है। तो इस अनुसार हम देखेंगे कि जो भारत को 360 टैलेंट मुद्रा जो थी वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्काईलैक्स का लेख हमें देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्काईलैक्स। इनके बारे में जो हमें वर्णन मिलता है, यह दारा प्रथम के सेनापति थे। यह दारा प्रथम के सेनापति थे। इस कारण हम देखते हैं कि अगर हम हेरोडोटस की बातों को झुटला भी देते हैं, तो हमें जो स्काईलैक्स है इनके जो लेख हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके बाद के जो शासक हैं, यानी हम देखेंगे अंतजरक सेन, साफ कर लेते हैं एक बार, तब आपको दिखाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट या कुछ भी आप इसका नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जो पढ़ाई के संज्ञान थे वो जो जरूरी चीजें हो वो आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मैं आपको दारा प्रथम के बारे में जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। जो दारा प्रथम थे उनके बारे में जो हमें ज्ञात अभिलेखों से जो ज्ञात प्रमाणों से हमें साक्ष्य मिलते हैं वो भी हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं दारा प्रथम की जो 3 अभिलेख हमें देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले आपको मिलेगी फोर्स वियस, जो हमको पहला अभिलेख मिलता है दारा प्रथम का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दारा प्रथम के अभिलेख, दारा प्रथम अभिलेख अभिलेख दारा प्रथम के जो अभिलेख है वो पहला है हमारा फोर्स वियस, और जो दूसरा है वो है नस्ल रुस्तम, नस्ल ए नस्ल ए रुस्तम नस्ल ए रुस्तम। और जो तीसरा है वो जो तीसरा है उसके बारे में हम देखेंगे बेहिस्तून। इनका जो टाइम पीरियड मैं आपको बता दूं, इन तीनों का जो टाइम पीरियड है वो आपको बता दूं कि 520 ईसा पूर्व से 520 ईसा पूर्व से 515 ईसा पूर्व तक जो इनका निर्माण का हमें टाइम पीरियड मिलता है
वो 520 ईसा पूर्व से लेकर 515 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। आपको एक बात और बता दूं कि जो नस्ल ए रुस्तम है इसमें और पोर्टवियस में आपको भारत के बारे में जानकारी मिलती है, और बेहिस्तून जो है इसमें आपको भारत के बारे में जानकारी नहीं मिलती। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेहिस्तून अभिलेख में भारत के बारे में जानकारी नहीं मिलती, भारत के बारे में हमें नहीं मिलती। सबसे पहला जो अभिलेख है वो बेहिस्तून है, जिसमें आपको 20 जो राज्य हैं उनके 20 जो इनके प्रांत है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। नस्ल ए रुस्तम में भारत का बारे में कुछ जो पॉइंट है वो लिखी हुई हमको देखने को मिलती है। उसके बाद पोर्टवियस जो है उसमें भी हमें भारत के बारे में कुछ जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो दारा प्रथम के बारे में हमारी बातें थी, यानी हखामनी जो साम्राज्य था इसके ईरानी आक्रमणकारी के प्रसंग में हमें जो दूसरा सबसे ठोस और सबसे मजबूत जिसको माना जाता है कि भारत में ईरानी आक्रमण के जो साम्राज्य का नींव पड़ता है वो दारा प्रथम के शासनकाल में देखना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमें तीसरे शासक मिलते हैं वो अंतरजरकसीन मिलते हैं, यानी अंतरजरकसीन। ये अंतरजरकसीन थे, इनके इनके जो इनके यहाँ पे जो ईरानी राजवैद थे, ईरानी राजवैद थे, उनका नाम तोसियस था। आपको बता दें कि तोसियस के बारे में जो कहा जाता है, तोसियस इनके राजवैद थे अंतरजरकसीन द्वितीय के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, अंतरजरकसीन द्वितीय के जो ईरानी राजवैद थे वो तोसियस थे। इनके बारे में हमें यही जो जानकारी वो देखने को मिलती है। इन्होंने अपने साम्राज्य को जितना यथासंभव था उसको इन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखा। उसके बाद जो हमें अगले शासक के बारे में जानकारी मिलती है वह है दारा तृतीय की। दारा तृतीय के बारे में जो हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मैं बता दूं आपको कि ईरानी हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इनके बाद हम देखेंगे कि जो सिकंदर है वो आते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। उसके बाद इनका राज्य है इसको समाप्त करके अपने न्यू राज्य की जो स्थापना करते हैं, जहां से उन्होंने अपने विश्व विजय की जो यात्रा थी यहीं से स्टार्ट की थी। जो पहला उसमें युद्ध लड़ा था वो इन्हीं के खिलाफ लड़ा था। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे ये यही थे, दारा तिथि। आप इनके नाम को नोट रखिए, याद करिएगा कि 334 ईसा पूर्व, सॉरी 334 ईसा पूर्व 334 ईसा पूर्व में जब सिकंदर अपने यानी कि मकदूनिया के शासक बनते हैं तो 334 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया के शासक बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 331 ईसा पूर्व में 331 ईसा पूर्व में वह ईरान पे और आक्रमण करते हैं आक्रमण करते हैं और उसके बाद आक्रमण करते हैं और उसके बाद जो इनका एक ऐतिहासिक जो कह सकते हैं कि आरवेला का युद्ध, जिसको कहा जाता है कि आरवेला का युद्ध, आरवेला का युद्ध
आर्वेला के युद्ध, या इसे प्लिनी ने अपने जो भाषा है उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लिनी ने इसे गोगा मेला का युद्ध कहकर संबोधित किया है। इसमें क्या होता है कि सिकंदर जब इनके ऊपर आक्रमण करता है तो वो इनके इनके साम्राज्य का समूल नष्ट कर देता है और वहां से अपनी साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी कि हम देखेंगे कि जब सिकंदर ने इनके ऊपर आक्रमण किया है तो उसके बाद जो ये आर्वेला का युद्ध होता है उसमें ये पराजित हो जाते हैं, यानी दारा तृतीय है वो पराजित हो जाते हैं। उसके बाद इनके जो साम्राज्य को वो समूल नष्ट करता है, आग से जला देता है। यानी कि आग से सिकंदर इनके राज्य को आग से जला देता है और आग से जला देता है और 331 ईसा पूर्व में ईसाई महासम्राट की उपाधि धारण करता है। माफ कीजिएगा, ईरानी महासम्राट की उपाधि धारण करता है। महासम्राट की उपाधि यह धारण करता है। 1931 में इनके ऊपर आक्रमण करता है और इन्हें परास्त करता है। उसके बाद महासम्राट की जो उपाधि है वो सिकंदर वो उपाधि अपने आप में धारण करता है। उसके बाद आपको अभी जब उनकी विजय यात्रा, यानी कि जब सिकंदर की आक्रमण यात्रा के बारे में बताएंगे, विजय यात्रा के बारे में, तो आपको बताएंगे कि 328 ईसा पूर्व में वो भारत पे भी आक्रमण करने का जो प्लान है वो करता है। 328 ईसा पूर्व में तो वो भारत पे भी आक्रमण करता है। उसके बारे में ये मैंने आपको यहाँ तक की जो मेन पृष्ठभूमि थी वो मैंने आपको बता दी, ताकि आपको अब इसके आगे का सिकंदर के, जब हम सिकंदर के अभियानों की बात करेंगे, अभियानों पर चर्चा करेंगे, तो उसमें मैं आपको उनके बारे में जो सारी बातें होंगी वो मैं बताऊंगा कि सिकंदर ने किस प्रकार से किस गणराज्य को परास्त किया और किस गणराज्य को समूल नष्ट किया, किस गणराज्य ने अपने बाल बच्चों के साथ अग्नि में कूद कर अपने प्राण दे दिए, कितने ब्राह्मणों ने इनसे लड़ते लड़ते मरे, और कितने मतलब ऐसे एक गणराज्य था जिसकी मतलब कि पुरुषों की संख्या खत्म हो गई थी। यानी कि युद्ध में सारे जो पुरुष थे वो मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ की महिलाएं जो होती हैं वह सिकंदर से युद्ध करती हैं और सिकंदर के साथ उनके सैनिकों को भी घायल करती हैं। और सिकंदर गुस्से में आकर ये ऐलान करता है कि समस्त उस राज्य की समस्त औरतों को जान से मार देता है। इसे प्लिनी और हेरोडोटस और स्काईलैक्स ने इसकी घोर निंदा की है कि जो सिकंदर के ऊपर एक हमें जो काला धब्बा देखने को मिलता है वो यही है कि उसने सारी स्त्रियों को कटवा डाला था और उनको मार डाला था कि उन्होंने इसको क्षति पहुंचाई थी। तो अभी हम जब इसके युद्ध और अभियान के बारे में, सिकंदर के अभियानों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर जो सारी विस्तार से जो बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अनुसार आप देखेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो दारा तृतीय है वो अखामय साम्राज्य के अंतिम शासक थे और इन्हीं से सिकंदर का युद्ध होता है जब वो मकदूनिया का शासक बन जाता है। उसके जो पिता थे फिलिप द्वितीय का सिकंदर पुत्र था। मैं आगे आपको उसके जीवन के जो परिचय हैं वो आपको दूंगा। तो मैं आपको यहाँ तक मैंने आपको पहुंचा दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ईरानी सभ्यता से हमारा मेल जोल बढ़ा, तो उसके बाद जो ईरानी परंपरा थी वो भारत में किस तरह से भारतीयों को प्रभावित किया, उनमें से हमें क्या देखने को मिला, वो भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ईरानी प्रभाव था भारत पर, ईरानी प्रभाव
भारत पे ईरानी प्रभाव के बारे में हम अगर देखें तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वह उनकी जो भाषा शैली है। आपको बता दें कि आपको पता होगा कि जो अशोक महान है उनकी जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो एक पाकिस्तान में आपको अभिलेख देखने को मिलती है, उसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। वह अरमाइक लिपि जो है वह ईरानियों से ही लिया गया है, यानी अरमाइक लिपि माइक लिपि ईरानियों से लिया गया है। से ही लिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉरी आपको एक बात बताना भूल गया, जो अरमाइक लिपि है वो हमें प्राचीन काल में खरोष्टी का ही रूपांतर, जो खरोष्टी लिपि है जिसको हम देखते हैं कि जो सम्राट अशोक है उनके जो स्तंभ लेख हैं उनमें हमें 4 लिपि देखने को मिलती है, खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी और एक देवगिरी, सॉरी जो आपको 4 लिपियां देखने को मिलती है उसमें से जो खरोष्टी लिपि है वो अरमाइक का ही रूपांतरण है, यानी कि जो अरमाइक है वही परिवर्तित होकर हमें खरोष्टी लिपि में देखने को मिलती है। यानी खरोष्टी लिपि का जो प्रसार है, खरोष्टी लिपि ईरानियों का ही रूपांतरण है। ईरानी जो लिपि है अरमाइक उसी का रूपांतरण, ईरानी लिपि जो अरमाइक है उसी का जो खरोष्टी लिपि है वो रूपांतरण है, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सम्राट अशोक ने जो घंटा आकृति की जो बनवाई है, घंटा आकृति, यानी हम देखेंगे कि अर्ध घंटा आकृति जो मिलती है हमें, अर्ध घंटा आकृति हमें अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलती है, या गुंबजों में जो हमें देखने को मिलती है वो ईरानियों से ही लिया गया है। घंटा आकृति वह ईरानियों से लिया गया है, वह ईरानियों से लिया गया है। और हमें देखने को मिलता है कि जब हम देखते हैं अशोक के अभिलेखों में हमें जो पशुओं का अंकन देखने को मिलता है वह भी ईरानी ही पद्धति है। ईरानी पद्धति का जो हमको पर्सपोलिस, नस्ल रुस्तम और बेहतून अभिलेख मिलते हैं, इसी का हमें जो छायावाद है वो देखने को, यानी छाया प्रति हमें देखने को मिलता है अशोक के अभिलेख में। हमें ईरानियों का छाया देखने को मिलता है। का छाया प्रति देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो भारत में हमें ईरानी परंपरा देखने को मिल रही है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि मुद्रा प्रणाली में, मुद्रा प्रणाली, जो मुद्रा प्रणाली है उसमें हमें चांदी के सिक्के, चांदी के जो सिक्के हैं, आपको कहीं कहीं पे इसको 84.35 ग्रेन देखने को मिलेगा। यानी मैं बता दूं आपको कि 84 दिख रहा है, 84 सॉरी 84 पॉइंट
84 सॉरी 86.54 ग्रेन और सोने के 130 ग्रेन 130 ग्रेन देखने को मिलते हैं इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमें मुद्रा शास्त्र में उनके जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। और जो चांदी का सिक्का है इसे सिंगलोन, चांदी के सिक्के को सिंगलोन, आपको इस बात को नोट करना है कि सिंगलोन को जो चांदी के सिक्के थे उन्हें सिंगलोन कहा जाता था। और जो हमें सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के जो हमें देखने को मिलते हैं उन्हें डेरिक कहा जाता था। डेरिक कहा जाता था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भारत में हमें सोने और चांदी के सिक्के उस समय देखने को मिलते हैं, जैसे चांदी के सिक्कों को सिंगलोन और जो सोने के सिक्के थे उन्हें डेरिक कहा जाता था। इसमें सबसे ज्यादा अगर हमें प्रचलित कोई सिक्का जो हमें देखने को मिलेगा वो है डिंगलोन, जो चांदी के सिक्के थे सिंगलोन, ये हमें सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईरानी आक्रमणकारियों ने जो सिक्के हमारे भारत में प्रभावित किए थे उनमें सबसे ज्यादा अगर जो भारत में जिसको मान्यता प्राप्त थी वो सिंगलोन था। सिंगलोन के सिक्कों को ज्यादा मान्यता प्राप्त थी। के सिक्के को ज्यादा मान्यता प्राप्त थी डेरिक के, यानी जो चांदी के सिक्के थे इन्हें सोने के सिक्के से ज्यादा जो मान्यता थी वो प्राप्त थी डेरिक के सिक्कों के मुकाबले। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रचलित था वो सिंगलोन था, यानी जो चांदी का सिक्का सिंगलोन था वह ज्यादा प्रचलित था, जबकि सोने के सिक्के जो डेरिक थे वो कम प्रचलित थे, ज्यादा प्रचलित था। और सोने के सिक्के आपको इसके मुकाबले थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। तो हमने जो देखा कि हमने जो इस पूरे ईरानी जो परंपरा जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो इस प्रकार से। और एक बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानी परंपरा के तहत जो एक बाल धोने की प्रक्रिया है, जो बाल धोने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है वह हमें इन्हीं के सानिध्य में देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है प्रक्षालन। जो प्रक्षालन है, बाल धोने की प्रक्रिया, प्रक्षालन, इसे आप एक मार्क कर लीजिएगा कि जो प्रक्षालन है इसे बाल धोने की प्रक्रिया, जन्मदिन के दिन बाल धोने की प्रक्रिया, यानी मैं लिख दे रहा हूँ, जन्मदिन पर बाल धोने की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ईरानियों से ही लिया था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताया कि हमें जो दारा प्रथम के जो अभिलेख मिलते हैं वो 3 मिलते हैं, पोर्बियस और नस्ल-ए-रुस्तम और बेहिस्तून। इनके जो डेट और तारीख हैं वो आपको
20 ईसा पूर्व से लेकर 515 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलते हैं। और जो बेहिस्तून अभिलेख है इसमें भारत के बारे में जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती। बाकी के जो आपके अभिलेख हैं यानी जो दारा प्रथम के अभिलेख हैं उसमें हमें भारत के बारे में जानकारी देखने को थोड़ी बहुत जानकारी है जो छाया प्रति होती है वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं दारा तृतीय के बारे में। जो ईरानी शासक हखामनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था दारा तृतीय। जो अंतिम शासक था यह 334 ईसा पूर्व में जब सिकंदर राज्य मकदूनिया का शासक बनता है 334 ईसा पूर्व में, और वो 331 ईसा पूर्व में इस राज्य पर ईरान पे आक्रमण करता है, ईरानियों पर आक्रमण करता है। और जो आरवेला नामक युद्ध होता है वो इन दोनों के बीच मध्य होता है। और उसमें प्लिनी इस युद्ध को प्लिनी ने अपने भाषा में गोगा मेला का युद्ध कहा है, कहकर संबोधित किया है। इसमें सिकंदर के पास जो सिकंदर जब उसमें युद्ध में जीतता है तो वो समस्त राज्य को आग से ध्वस्त कर देता है, यानी आग से जलाकर ध्वस्त कर देता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि सिकंदर दारा तृतीय की ओर से भारतीय सेना की एक टुकड़ी लड़ने के लिए गई थी सिकंदर से। जैसा कि आप सभी को बता दूं कि दारा तृतीय की ओर से इस युद्ध में भारत की एक सेना की टुकड़ी इस युद्ध में लड़ने के लिए गई थी सिकंदर के खिलाफ। गई तो एक मतलब विद्वान है, कुछ विद्वान इस बात को भी मानते हैं कि जो इस भारतीय टुकड़ी ने सिकंदर की सेना को आघात पहुंचाया था इस युद्ध में, इस कारण भी सिकंदर का भारत की ओर जो रवैया था वो थोड़ा सा आक्रामक था कि ये भारत की ओर भारत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इस युद्ध में जो भारत की सेना ने दारा तृतीय के साथ जो युद्ध किया था, इनके साथ मिलकर सिकंदर से युद्ध किया था, तो इस भारतीय जो सेना थी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी बढ़ चढ़ के जो इस युद्ध में हिस्सा लिया था वो भारत की सेना ने लिया था। तो इस कारण भी सिकंदर भारत की ओर आक्रामक रूप अपनाता है कि यहाँ पे चलना है और यहाँ पे विजय करना है। तो ये मैंने आप सभी को बताया। उसके बाद जो हम देखते हैं, हम ईरानी प्रभाव जो देख रहे हैं, ईरानी प्रभाव में देखते हैं कि जो यहाँ की लिपियां हैं, यानी कि जो अरमाइक लिपि हमें अशोक के अभिलेखों में हमें देखने को मिलती है, उसी का रूपांतरण जो है वो खरोष्टी लिपि जो कि हमें देखने को मिलती है। खरोष्टी लिपि जो है वो अरमाइक लिपि का रूपांतरण है। और उसके बाद अर्ध घंटाकार आकृति की जो आपको अशोक के आपको अंकन देखने को मिलेंगे अर्ध घंटाकार, वो ईरानियों से ही लिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोक है उन्होंने अपने शिलालेख में जो जानवरों के अंकन, यानी आप देखेंगे पशु पक्षियों के अंकन जो आपको देखने को मिलते हैं वो ईरानियों की छाया प्रति है। यानी कि उन जो दारा प्रथम की जो अभिलेख है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि दारा प्रथम की पोल्बियस और नस्ल और बेहस्तोन जो अभिलेख हैं, इनमें जो हमें छाया छाप देखने को मिलती है, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि वही चीजें अशोक ने अपने अभिलेखों में उसका छाया जो प्रति है वो अपने अभिलेखों में इसने दिखाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुद्रा प्रणाली है वो भी ईरानियों से भारत में प्रचलित हुई है कि जो चांदी के सिक्के हैं जो चांदी के सिक्के हैं वो 86.54 ग्रेन के थे, और जो सोने के सिक्के हैं वो 130 ग्रेन के देखने को मिलते हैं। जो चांदी का सिक्का है उसको सिंगलोन नाम से बुलाया जाता था, जो कि ज्यादा प्रचलित भारत में जो चांदी के सिक्के थे ईरानी पद्धति के वो ज्यादा फेमस थे। और ज्यादा ये आप जब सिक्के पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में जब आप पढ़ेंगे यानी न्यूमिस्मेटिक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक जो आइडिया है वो लगेगा कि जो 130 ग्राम के सिक्के आपसे पूछे जाएंगे जब आप एमए सेकेंड सेमेस्टर या एमए सेकेंड ईयर में आप जाएंगे, जब यानी कि थर्ड सेमेस्टर के बारे में जब आप जाएंगे तो एक आपका चैप्टर है सिक्कों के बारे में, यानी कॉइन्स के बारे में जो आपका है उसमें आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बेसिक नॉलेज थोड़ी सी कंप्लीट रहती है। तो क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा वहाँ से मिलता है, थोड़ा सा यहाँ से मिलता है, तो आप इसको अच्छे से कैच कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो चांदी के सिक्के थे यह भारत में ईरानी पद्धति के ज़्यादा जो फेमस थे, यानी कि जो ज़्यादा चलते थे वो
सिंगलोन सिक्के चलते थे, और जो सोने के सिक्के थे ऐसा नहीं था कि सोने के सिक्के नहीं चलते थे, हालांकि चांदी के सिक्कों के मुकाबले जो सोने के सिक्के थे वो ज़्यादा कीमती थे और इसलिए वो थोड़े से कम चलते थे। ये उच्च उच्च वर्ग के लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते थे, और जो चांदी के सिक्के थे वो मध्य वर्ग के लोग ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा कहीं पे देख नहीं मिलता कि चांदी के सिक्के मध्य वर्ग के लोग इस्तेमाल करते थे, या मैं अपनी जो नॉलेज है उसकी बेस पे आपको बता रहा हूँ। और जो सिंगलोन के सिक्के थे ये ज़्यादा प्रचलित थे, यानी जो चांदी के सिक्के थे वो ज़्यादा भारत में हमें प्रचलित देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानियों से जो प्रचलन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जन्मदिन के दिन अपने बाल धोने की जो प्रक्रिया है वो भी ईरानी पद्धति से लिया है। इस प्रकार से हमने देखा कि ईरानी पद्धति से काफी ज्यादा जो भारत है वो प्रभावित हमें देखने को मिलता है, काफी जो हमें और आपको कुछ चीजें हैं जैसे कि शब्दावलियां जो हैं वो थोड़ी सी चेंज आपको मिलती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ पे नाटक होता था उसको कहने के लिए, जैसे कि आप काली मिर्च है उसको काली मिर्च को प्रिया ऐसा कुछ का प्राण प्रिय ऐसे कुछ कहा जाता था, जो मुझे कि अभी याद नहीं आ रहा कि काली मिर्च को प्राण प्रिया ऐसे कुछ कहा जाता, यमन प्रिया कहा जाता था, सॉरी। जो ईरानी परंपरा में काली मिर्च को यमन प्रिया कहा जाता था, और जो देवदासी यानी जो नृत्य वगैरह नाटक वगैरह होता था उसे देव प्रिया कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ईरानी पद्धति के कुछ जो हमें नमूने हैं वो हमें प्रचलित प्राचीन काल में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत में ईरानी परंपरा है वो काफी ज्यादा हमें विकसित और फैला हुआ देखने को मिलता है। तो ये रही हमारी जो क्लास थी, यहाँ तक कि दारा प्रथम को हमने दारा द्वितीय को लाकर हमें सिकंदर से युद्ध के दौरान तक का लाके पहुंचा दिया है। उसके आगे का जो है क्लास हम देखते हैं, उसके आगे की जो बातें हैं अभी हम देखते हैं। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ, आप इसके नोट्स जरूर से जरूर बना लें, क्योंकि आपको इस नोट्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको इसलिए बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप इसकी नोट्स बना लें, क्योंकि यह जो सीरीज़ है ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेंगी। काफ़ी आप किताबों को जो खंगालेंगे तब जाके ये जो सारी चीज़ें मैं आपको एक क्लास में दे रहा हूँ ये आपको काफ़ी जगहों पे ढूंढने के बाद ये आपको चीज़ें मिलेंगी। इस प्रकार से आप इसके नोट्स जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर बना लें, और जितना हो सके उतना अपने ध्यान को इस पे आकर्षित करें, क्योंकि आप अगर इसको आधुनिकता से जोड़ के देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें जो है वो याद रह पाती हैं। अन्यथा आप जो है कि आज पढ़ेंगे तो कल भूल जाएंगे। जानते हैं कि इतिहास और भूगोल बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा और सुबह को सफा। तो ये कहावत है, ऐसा नहीं है कि इतिहास भूलता नहीं, इतिहास भूलता है, सबको भूलता है, हमको भी भूलता है, लेकिन क्या करें, इतिहास को हमें अगर हम पढ़ने की दृष्टि से पढ़ेंगे तो भूल ही जाएंगे। इतिहास को जितना हो सके उतना आधुनिकता से यानी अपने आप से जोड़ के पढ़ेंगे, अपने आसपास के वातावरण से जोड़ के पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते, अब हम सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। पहले सिकंदर के जो जीवनी है उसके बारे में देख लेते हैं। सिकंदर का परिचय, सिकंदर का परिचय, जैसा कि हमें पता है कि सिकंदर मकदूनिया का निवासी था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो उसका मतलब जगह का नाम था वो मकदूनिया था। मकदूनिया का शासक था। इसके जो पिता थे वो फिलिप द्वितीय थे, यानी फिलिप वंश के फिलिप द्वितीय थे। इसके जो पिता थे वो फिलिप द्वितीय थे, फिलिप द्वितीय थे, फिलिप द्वितीय है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप की जब मृत्यु होती है, यानी हम देखेंगे कि जब फिलिप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उस समय जो सिकंदर की आयु है वो महज 20 वर्षों की थी, यानी 20 वर्ष के आयु में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में, सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है। शासक बनता है, मकदूनिया का शासक बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसने 331 ईसा पूर्व
आपको बता दें कि 334 ईसा पूर्व में यह शासक बनता है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, जो 20 वर्ष में यह बनता है, तो ये 334 ईसा पूर्व, 334 ईसा पूर्व में यह मकदूनिया का शासक बनता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। तो आपको उसके जो उसका जो टाइम पीरियड है वो आप देख लीजिए कि 334 ईसा पूर्व यह मकदूनिया का शासक बनता है। उसके बाद देखेंगे कि 331 ईसा पूर्व में, 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ईरान के ऊपर आक्रमण करता है। ये ईरान के ऊपर करता है। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि इस समय जो ईरान के शासक थे वो दारा तृतीय थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको भूले नहीं। इस समय जो ईरान के शासक थे, ईरान के शासक वह दारा तृतीय थे, जो हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोट कर देता हूँ, जो हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक थे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि जो हखामनी साम्राज्य के अंतिम शासक इसलिए थे क्योंकि सिकंदर ने इनको परास्त करके यहाँ इनके राज्य पर जो क्या कह सकते हैं कि अपने राज्य में इनको मिला लिया था। इस कारण ये इस वंश के अंतिम शासक थे और इनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि सिकंदर से और दारा द्वितीय के मध्य जो युद्ध होती है उसका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले, आगे जब इनको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया कि दारा तृतीय और सिकंदर के बीच जो युद्ध होता है, उसे आरबेला या प्लिनी के भाषा में, आपको बता दें कि प्लिनी एक इतिहासकार है, एक प्राचीन इतिहासकार हैं या इतिहास लेखक हैं। उन्होंने आरावेला के युद्ध को अपनी भाषा में गोगा मेला का युद्ध कहा है, उसके बाद देखते हैं कि जब सिकंदर इनको युद्ध में परास्त करता है, इस युद्ध में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस युद्ध में भारतीय सैनिक एक टुकड़ी और सिकंदर के खिलाफ युद्ध करती है, यानी कि दारा तृतीय की तरफ से सिकंदर से युद्ध करती है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, पहले भी एक पॉइंट आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि दारा तृतीय से जो युद्ध होता है उसमें यह टुकड़ी युद्ध करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी कारण ऐसा विद्वानों में मतभेद है और ऐसा सेगमेंट भी मिलता है हमें देखने को कि इस युद्ध में भारतीयों के भाग लेने के कारण ये सिकंदर भारतीयों से रुष्ट हो जाता है और उसके भारतीयों के प्रति आक्रामक नीति अपनाता है। और मैं आपको बता दूं कि ईसा पूर्व 328 ईसा पूर्व वो भारत की ओर कूच करता है, भारत की ओर रुख करता है या कूच करता है
और एक पॉइंट जो है मैंने कि 331 ईसा पूर्व में जो देखेंगे यहाँ पर, जब इनको हराता है, यानी कि दारा कुतुब को जब सिकंदर हराता है, तो ईरानी जब हराने के बाद 300, यहाँ पे मैंने पहले से कोट कर रखा है 331 ईसा पूर्व, 331 ईसा पूर्व में ईरानी ईरानी महासम्राट का उपाधि जो है वो सिकंदर धारण करता है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ईरानी महा सम्राट की उपाधि धारण करता है। और समस्त विश्व पर, यानी कि समस्त विश्व पर वो अपना राज्य स्थापित करने की जो इच्छा है, उस इच्छा से 328 ईसा पूर्व में भारत की ओर कूच करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू कुश पर्वत से जो खैबर के दर्रे हैं, वहां से भारत में यह प्रवेश करता है। हमारी क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इस कारण से जो आज की क्लास है हम यहीं तक रखेंगे। उसके बाद की जो आगे की क्लास होगी वो हम अगले, यानी कि कल के जो वीडियो लेक्चर में हम इसको देखेंगे, उसको समझेंगे। हम यहाँ तक कि आपको मैंने बताया कि हम सिकंदर के आक्रमण, यानी कि यह इधर की जो विजय थी वो विजय यात्रा करके निकल चुका है। उसके बाद यह भारत में कूच करता है। तो अब भारत में जब कूच करता है, इसके आगे की जो हमारी सिकंदर के ऊपर जो हमारा आगे का क्लास होगा वो सेकंड पार्ट में होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट में होगा, क्योंकि ये जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो रही है। और ज़्यादा लंबी जब क्लास हो जाती है तो ज़्यादा लोगों को मतलब उबने लगते हैं। इस कारण मैं जो क्लास है वो आपके छोटे ही रखूँगा, ताकि आपको जो पढ़ने के दृष्टिकोण से आप उबे नहीं, और आपको जो जानकारी है, आपको पता है कि मुझे खुद पता है कि जो मैं आपको इतनी सारी जानकारियाँ एक साथ दे रहा हूँ, आप अगर कम से कम आप समझ लीजिए कि आप 20 से 25 पेजेस किताब को एक चैप्टर को पढ़ेंगे, 20 से 25 पेजेस, तब जाके आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जो मैं आपको 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में दे देता हूँ, 1 या 2 घंटे के वीडियो लेक्चर में आपको दे देता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे खुद पता है कि जो आपके पास याद करने का जो सामान है वो मैं आपको बहुत ज़्यादा दे देता हूँ। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस बात से हम अपनी आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे, और जो आगे की क्लास है वो हम आगे, यानी कल की वीडियो लेक्चर में आगे का जो इसकी क्लास होगा, यानी सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया है उसके बाद किन जनजातियों पे आक्रमण किया है, यानी पोरस के बारे में जो देखेंगे, आंबी के बारे में देखेंगे, और जो हिंदू कुश के शासक हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो गणराज्य है, ब्राह्मण हैं, मतलब जो काफ़ी चीज़ें हैं, जो जनजातियां हैं, उनके बारे में देखेंगे कि सिकंदर ने किस किस से कैसे कैसे युद्ध किया है, और किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से सिकंदर का जो सामना किया है वो किया है। वो बाकी के जो क्लासों बाकी के जो इस सीरीज के जो आगे होंगे वो मैं आपको आगे की क्लास में दूंगा। तो मैंने यहाँ तक की जो चीज़ें आपको बताई होंगी, जो समझाई होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। और इस प्रकार से मैं देखूंगा कि अगर आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करें, ताकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसा कि आप जानते हैं पहले जो लिखित हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि हम जो एक मैं आपको कहानी की तरह बता देता, तो आपका जो था वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं आपको इसलिए इतने पॉइंट्स जो हैं कि आपको देते हुए जा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी परीक्षा के दृष्टि से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हो, अगर जैसे आपसे पूछ लिया गया कि हेरोडोटस को पर्शियन युद्ध का होमर किसे कहा जाता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि वो हेरोडोटस है। इसलिए मैं आपको जितने भी जो मात्रा है, यानी आपको जितने भी फैक्ट्स हैं वो दे रहा हूँ, और थ्योरी के माध्यम से समझा भी रहा हूँ, कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको फैक्ट्स भी दे रहे हैं, और उसके साथ आपको जो उनसे रिलेटेड कहानी है उसको भी समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर लें, क्योंकि जो आप शेयर करेंगे, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएंगे, तो क्या होगा कि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस क्लास का जो फ़ायदा है वो मिल पाएगा। तो इस प्रकार से कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारी क्लास है वो ऐसे रेगुलर चलती रहेगी। तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस जो हमारी सीरीज़ है, या मैं और BA
की सीरीज है, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि जो ये मेरी क्लासें हो रही हैं वो हमें फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के लिए और बीए सेकंड सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर है, यानी कि जो बीए सेकंड पेपर पहले हम लोगों का हुआ करता था, अब वो बीए सेकंड सेमेस्टर के रूप में हो गया है, तो वो उनको भी इस चीज़ की जो है वो नीड हो तो वो अपनी पूरी कर सकें। और जैसा कि अगर बीए वाले इस क्लास को देख रहे हैं तो वो इससे पहले की जो 2-3 क्लासेस हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं। जय हिंद।